सुप्रभात। क्लास 12 लेसन नंबर 2 आलोक धनवाद जी द्वारा लिखित पतंग। इसका आज हम लोग दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानें उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इन पंक्तियों में कवि ने पतंग की बनावट को, उसके आकार प्रकार को, उसके भार को प्रस्तुत करते हुए बाल क्रियाओं, बच्चों की उमंगों, उनके सपनों को एक आकार प्रदान करने का प्रयत्न किया है तथा पतंग की खूबसूरती का, पतंग की सुंदरता का, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कवि कहते हैं कि ये कविता किस समय की है, तो शरद ऋतु का जब आगमन हो रहा है उसी समय की है। उसी में कवि कहते हैं कि शरद ऋतु की सुंदरता की चमक बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऋतु को ही बताया गया है कि वही बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आकर्षित कर रही है। शरद ऋतु प्रकृति की चमक, सुंदरता के संकेतों से इन्हें बुला रही है। यानी कि शरद ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य इतना चरम पे है कि वो अपनी चमक से, अपनी सुंदरता के संकेत से बच्चों को बुला रही है। यह आसमान को, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यह आसमान को इतना कोमल, इतना पवित्र, साफ तथा विस्तृत बना देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु जो है आकाश को इतना सौंदर्य, इतना सुंदर, इतना मुलायम और विस्तृत बना देती है कि पतंग को इसमें उड़ने का पूरा जगह मिल सके और पतंग अधिक ऊंचाई तक उड़ सके, कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश को इतना विस्तृत, पवित्र और सुंदर बना दिया जा रहा है कि पतंग बहुत ऊंचाई तक उड़ सके। बसंत की सुंदरता, जो बसंत की सुंदरता ऐसे स्वच्छ वातावरण को उत्पन्न करती है कि इनमें रंग बिरंगी व हल्की फुल्की विभिन्न प्रकार की पतंगें सारी दुनिया में उड़ाई जाती हैं। लेकिन ये बसंत ऋतु की बात नहीं है, यह बात कब की है? शरद ऋतु की बात हो रही है, जब बरसात खत्म होता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। पतंग की बनावट के बारे में बताया जा रहा है। कवि बता रहे हैं कि जो सबसे पतला कागज होता है उसी का पतंग बनाया जाता है और इसमें बांस की बहुत पतली पतली कमानी लगी होती है। आप लोग तो देखे ही हैं, पतंग तो सब लोग देखे होंगे कि उसका आकार प्रकार, उसकी बनावट किस तरह से होती है। बांस की सबसे पतली कमानें उड़ सके, और जो बांस की सबसे पतली छड़ी के समान कमानी है तथा जो पतले कागज का बना हुआ पतंग है वह उड़ सके।
और पतंग को उड़ाते समय इनका भरपूर आनंद बच्चे उठाएं। बच्चों द्वारा खुशी के साथ सीटियाँ, किलकारियाँ, विभिन्न हर्ष ध्वनि की गूंज सब ओर फैल जाती है। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो एकदम निश्चिंत होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। वो खेलते समय बस अपने उसी खेल के धुन में रहते हैं और हर्ष सूचक जो भी उनके संकेत होते हैं वो सब उसका प्रयोग करते हैं, उसको करते हैं। जैसे ताली बजाना, सीटियाँ मारना, किलकारी मारना और भी जो भी हैं सब करते रहते हैं। इस सुनहरे लाल मौसम में तितलियां भी पतंगों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कवि कहते हैं कि तितलियों की जो इतनी नाजुक दुनिया है वो भी लगता है जैसे पतंग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। तितलियों, भंवरों द्वारा कोमल उड़ान भरी जाती है, अर्थात पतंग उड़ाते समय बच्चे, बूढ़े व जवान आदि भी आनंद का अनुभव करते हैं और इस ऋतु का पूरा लाभ उठाते हैं। बाल सुलभ क्रियाओं को पतंगबाजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और पतंग के इन सभी विशेषणों द्वारा बच्चों के चंचल, स्वच्छ, हल्के मन व स्वभाव का पता चलता है। बच्चों के मन में किसी तरह का कोई किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। आगे का जो अंश है इसी को हम लोग कल पढ़ेंगे। इसकी भाषा शैली, भाव पक्ष, कला पक्ष आदि इसका कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।